एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी की दुनिया एक ऐसी मिथिकल और ब्रूटल जगह है जहां गॉड्स, मॉन्स्टर्स और मॉर्टल्स एक ही स्टेज पर आपस में टकराते हैं। इस माइथोलॉजी का सबसे बड़ा और सबसे प्रोमिनेंट पिलर है होमर की एपिक पोएम द ओडिसी। ये लगभग 750 से 700 बीसी के बीच कंपोज की गई थी और ये 12,000 लाइंस की मॉन्यूमेंटल डैक्टाइलिक हेक्सामीटर पोएम एंशिएंट लिटरेचर का एक फाउंडेशन स्टोन है जिसे ओरिजिनली ओरली गाया जाता था। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक थका हुआ योद्धा किंग ओडेशियस ट्रोजन वॉर जीतने के बाद अपने घर इथाका वापस आने के लिए 10 साल तक भटकता है। अब हाल ही में जुलाई 17, 2026 को हॉलीवुड के लेजेंडरी विजनरी डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने इस एंशिएंट एपिक को एक मैसिव 250 मिलियन बजट के साथ सिल्वर स्क्रीन पे उतारा। लेकिन एक मॉडर्न ऑडियंस, स्पेशली एक इंडियन ऑडियंस के लिए इस मूवी का पूरा मजा तभी आता है जब इसके अंडरलाइंग माइथोलॉजी, कैरेक्टर आर्क्स और कल्चरल रेफरेंसेस पूरी तरह क्लियर हो। क्योंकि नोलान डायरेक्टली एक्सपोजिशन नहीं देते मित्रों, उनकी फिल्में हमेशा डीप लेयर्स पे ऑपरेट करती हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम ओरिजिनल ओडिसी की कहानी को जानेंगे ताकि जब आप नोलान की फिल्म देखने जाओ तो आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना आए। तो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो होमर की एपिक पढ़ने से पहले या नोलान की फिल्म देखने से पहले एंशिएंट ग्रीक कल्चर के कुछ फंडामेंटल अनरिटन रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। एक इंडियन ऑडियंस इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली रिलेट कर सकती है क्योंकि इनके डायरेक्ट पैरेलल्स हमारी अपनी एंशिएंट एपिक्स जैसे रामायण और महाभारत में मिलते हैं। एंशिएंट ग्रीस की सोसाइटी कुछ डीप वैल्यूज पे चलती थी और उन वैल्यूज को तोड़ने का मतलब था गॉड्स को नाराज करना। सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है ज़ेनिया का, जिसका मतलब है गेस्ट फ्रेंडशिप या हॉस्पिटैलिटी। एंशिएंट ग्रीस में हॉस्पिटैलिटी एक नॉर्मल एटिकेट या गुड मैनर्स नहीं था, बल्कि ये एक सेक्रेड रिलीजियस लॉ था जिसे गॉड ज़्यूस खुद प्रोटेक्ट करते थे। इसका स्ट्रिक्ट रूल सिंपल था, अगर कोई अजनबी आपके दरवाजे पे आए, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो, तो आपको सबसे पहले उसे खाना पीना और आराम देना है। उसके बाद ही आप उसका नाम और उसके आने का मकसद पूछ सकते हैं। इसके पीछे एक डीप रिलीजियस बिलीफ ये था कि गॉड्स कभी भी मॉर्टल्स को टेस्ट करने के लिए भेष बदलकर जमीन पे आ सकते थे और ऐसा हम इंडियन एपिक्स में भी देखते हैं और इंडिया में तो कहा भी जाता है अतिथि देवो भव। तो हाँ, द ओडिसी में हर सिंगल कैरेक्टर को इस बात पे जज किया जाता है कि वो ज़ेनिया को प्रॉपर्ली फॉलो करता है या नहीं। जो लोग इसका पालन करते हैं उन्हें रिवॉर्ड मिलता है और जो इसे तोड़ते हैं उनका सर्वनाश होता है। दूसरा मेजर थीम है नोस्टोस, जिसका मतलब है होम कमिंग। ये वर्ड आज के मॉडर्न वर्ड नॉस्टैल्जिया का रूट वर्ड है। एक लंबा और मुश्किल सफर करके अपने घर वापस आना, अपने थ्रोन पे, अपनी जमीन पे और अपनी फैमिली आइडेंटिटी वापस क्लेम करना, वही इस एपिक का सेंट्रल सोल है। ओडिसियस का नोस्टोस एक सिंपल A to B जर्नी नहीं है, ये एक टेस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड एंड्योरेंस है। तीसरा पिलर है क्लियोस और मेटिस का कॉन्ट्रास्ट। ग्रीक हीरोज बैटल में इसलिए लड़ते हैं ताकि उनका नाम इमॉर्टल हो जाए और इसी ग्लोरी को क्लियोस कहते हैं। अखिलीस या एगमेम्नॉन, इन जैसे योद्धा क्लियोस के पीछे भागते थे जिनके पास प्योर मसल पावर और डिवाइन वेपन्स थे। लेकिन ओडिशियस थोड़ा अलग था। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसकी मेटिस यानी कि कनिंग, विट, इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी। वो फिजिकल ब्रूट फोर्स से ज्यादा अपनी चालाकी और डिप्लोमेसी से वॉर जीतता था। नाउ आखिरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ह्यूब्रिस का। जब एक ह्यूमन अपने आप को गॉड से बड़ा समझने लगता है या अपने सक्सेस के ओवर कॉन्फिडेंस में आकर नेचर और गॉड्स का अपमान करता है तो उसे हम ह्यूब्रिस कहते हैं। ग्रीक ट्रेजेडी में ह्यूब्रिस हमेशा एक हीरो के डाउनफॉल का कारण बनता है। ओडिसियस कई बार इसका शिकार होता है जिसकी वजह से उसका घर वापस आने का सफर 10 साल लंबा हो जाता है। नाउ द ओडिसी की कहानी समझने से पहले हमें उसके प्री गेम यानी कि द ट्रोजन वॉर के कॉन्टेक्स्ट को जानना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। ट्रोजन वॉर, जिसकी प्राइमरी कहानी होमर की दूसरी एपिक द इलियड में कवर की गई है और ये वॉर लगभग 10 साल तक चली थी। उस जमाने में ग्रीस एक देश नहीं था जैसे आज है, वो एक जगह थी जहां बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, अलग अलग शहर थे और हर शहर का अपना एक राजा था। जैसे कि माइसीनिया, स्पार्टा, इथाका, ये सब अलग अलग राज्य थे और अपने अपने राजाओं के साथ थे। इन सभी ग्रीक लोगों को मिला के उन कहानियों में एक्कियंस कहा जाता था। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो माफ करना, इतना ही बोल सकता हूं मैं। और ये कहानियां बहुत पुरानी है, लगभग 3000 साल या उससे भी ज्यादा। लिटरली उस वक्त कागज भी नहीं था तो लोग जो है ना मुंह से एक दूसरे को गा गा के ये कहानियां सुनाते थे और बाद में जाके इन्हें लिखी गई। और हाँ, ट्रॉय सिर्फ एक कहानी का शहर नहीं था बल्कि वो एक असली जगह मानी जाती है जो आज के टर्की देश में थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यापार वाली जगह। तो कहानी शुरू कैसी होती है? देखो, एक शादी होती है, दो लोग शादी कर रहे थे, एक इंसान और एक समुद्र की देवी। इस शादी में सारे भगवान और देवियों को बुलाया गया था
सिर्फ एक देवी को छोड़ के। उस देवी का नाम था एरिस और वो थी झगड़े और नफरत की देवी, तभी नहीं बुलाया गया। अब जाहिर सी बात है उसे बुरा लगा कि मुझे नहीं बुलाया, तो उसने एक चाल चली। उसने एक सोने का सेब यानी कि गोल्डन एप्पल वहां फेंक दिया और उस पर लिखा था फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, यानी जो सबसे सुंदर है उसके लिए ये है। अब वहां 3 बड़ी देवियां थी। एक थी हेरा जो भगवानों की रानी थी, दूसरी एथीना जो विजडम और समझदारी की देवी थी, और तीसरी एफ्रोडाइट जो प्यार और सुंदरता की देवी थी। तीनों ने कहा कि ये सेब मेरा है क्योंकि सबसे सुंदर तो मैं हूँ। अब ये झगड़ा कौन सुलझाए? फैसला एक इंसान को सौंपा गया जिसका नाम था पेरिस, जो ट्रॉय शहर का राजकुमार था। अब तीनों देवियों ने पेरिस को रिश्वत देना शुरू कर दिया। हेरा ने कहा कि मैं तुझे ना पूरी दुनिया का राजा बना दूंगी। एथीना ने कहा मैं तुझे हर लड़ाई में जीत और अकल दूंगी। और एफ्रोडाइट कहती है कि मैं जो है ना तुम्हें दुनिया की सबसे सुंदर औरत दिला दूंगी। तो पेरिस कौन सा ऑप्शन चुनेगा? ऑफ कोर्स तीसरा ऑप्शन, यानी कि वो एफ्रोडाइट को गोल्डन एप्पल दे दिया। और यही गलती आगे जाके पूरी वॉर का कारण बनती है। याद रखना, हेरा और एथेना इस फैसले के बाद ट्रॉय शहर से हमेशा के लिए नाराज हो जाती हैं और ये बात आगे काम आएगी। अब दुनिया की सबसे सुंदर औरत कौन थी? उसका नाम था हेलेन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हेलेन की पहले से शादी हो चुकी थी एक राजा से जिसका नाम था मेनिलाउस। वो ग्रीस के एक शहर स्पार्टा के राजा थे। एफ्रोडाइट ने अपना वादा निभाया और पेरिस हेलेन को अपने साथ ट्रॉय ले गया। अब यहाँ पे कुछ वर्जन्स कहते हैं कि हेलेन को जबरदस्ती ले जाया गया और कुछ कहते हैं कि वो खुद प्यार में भाग गई। जो भी हो, रिजल्ट एक ही था। मेनिलाउस का अपमान हुआ, उसकी पत्नी दूसरे शहर चली गई। अब मेनिलाउस का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था अगमेनमॉन और वो एक बड़े शहर माइसेने का राजा था। बहुत पावरफुल आदमी था। उसने सारे ग्रीक राजाओं को इकट्ठा किया। वैसे यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि हेलेन से शादी के वक्त उसके सारे पुराने चाहने वालों ने एक कसम खाई थी कि अगर कभी हेलेन के साथ कुछ गलत हो तो हम सब मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। तो उस कसम के नाम पे एक बहुत बड़ी ग्रीक आर्मी इकट्ठा हो गई। हजारों जहाज आ गए और वो सब ट्रॉय पे हमला करने के लिए चल दिए। और यही थी ट्रोजन वॉर जो पूरे 10 साल चली। अब दोस्तों आपको इलियड की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो कि पेरिस के बारे में है। वही लड़का जिसने तीनों देवियों के बीच फैसला किया था। पेरिस असल में ट्रॉय का राजकुमार था, किंग प्रियम और क्वीन हेक्यूबा का बेटा। और जब हेक्यूबा उस बच्चे को जन्म देने वाली थी तब उसने एक बहुत डरावना सपना देखा। उसने सपने में देखा कि उसने एक बच्चे की जगह एक जलती हुई मशाल, एक बर्निंग टॉर्च को जन्म दिया है और उस आग ने पूरे ट्रॉय शहर को जला के रख दिया। जब जानकार लोगों से यानी प्रोफेट्स से इन सपने का मतलब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा बड़ा होकर अपने ही शहर ट्रॉय की तबाही का कारण बनेगा। ये सुन के राजा और रानी का दिल दहल गया। उन्होंने फैसला किया कि इस बच्चे को छोड़ दिया जाए एक पहाड़ पर, माउंट ईडा पर, ताकि वो अपने आप खत्म हो जाए और भविष्यवाणी सच ना हो। और किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिसे उस बच्चे को खत्म करने का काम दिया गया था वो ऐसा नहीं कर पाया और उसने बच्चे को पहाड़ पे छोड़ दिया जहां वो बच्चा बच गया। एक चरवाहे यानी कि एक शेफर्ड ने उसे पाला और अपने बेटे की तरह रखा। इसीलिए पेरिस बड़ा होकर एक शेफर्ड बन गया और उसी पहाड़ पे रहता था। और यही वजह है कि जब तीनों देवियां उस सबसे सुंदर वाले सेब का फैसला करवाने आई तो वो पेरिस के पास उसी पहाड़ पर आई। और आगे जो हुआ वो आपको पता ही है। पेरिस ने एफ्रोडाइटी को चुना, हेलेन को ट्रॉय ले आया और वॉर छिड़ गई और आखिर में ट्रॉय सच में जल के राख हो गया। यानी कि जो भविष्यवाणी या जो प्रोफेसी हुई थी वो कहीं ना कहीं सच ही साबित हुई। राजा और रानी ने उसे रोकने की जितनी कोशिश की, उल्टा उन्हीं की कोशिश उस तबाही का हिस्सा बन गई। यही इस पूरी माइथोलॉजी का एक बहुत गहरा आइडिया है। किस्मत को रोकने की कोशिश करोगे ना तो आप जो करोगे वही अक्सर खुद किस्मत को सच कर देती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू वॉर, इस वॉर में हमारा मेन कैरेक्टर भी था यानी कि ओडेसियस। वो ग्रीस के एक छोटे से आइलैंड का राजा था जिसका नाम था इथाका। ओडेसियस कोई सबसे ताकतवर योद्धा नहीं था। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसका दिमाग बहुत तेज था, उसकी चालाकी, उसकी क्लेवरनेस। ग्रीक में इसे कहते हैं मेटिस, ऐसी होशियारी जिससे आप ताकत के बिना भी जीत जाओ। ओडेसियस की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम पेनेलोपे है और उसका एक नया बेटा था जिसका नाम था टेलेमैकस। वो उस वक्त बिल्कुल छोटा बच्चा था। अब सच कहूं तो ओडेसियस इस वॉर में जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपनी फैमिली छोड़ के नहीं जाना चाहता था। उसने पागल होने का नाटक भी किया था ताकि उसे ना ले जाए, पर हाँ, वो पकड़ा गया और उसे वॉर में जाना पड़ा। अब 10 साल तक ये वॉर चलती रही और कोई जीत ही नहीं पा रहा था। ट्रॉय शहर की दीवारें इतनी मजबूत थी कि ग्रीक आर्मी अंदर घुस ही नहीं पाती थी। तब ओडेसियस ने अपनी उस फेमस चालाकी का इस्तेमाल किया और एक प्लान बनाया जो आज तक दुनिया का सबसे फेमस ट्रिक माना जाता है। ये था ट्रोजन हॉर्स, यानी लकड़ी का जो घोड़ा होता है ना, उसके अंदर सैनिक वगैरह छिपे थे। अगर आपको याद हो, नहीं याद तो मैं बता दूं कि ओडेसियस ने कहा कि हम लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाएंगे जो कि अंदर से खोखला होगा। उस घोड़े के अंदर हमारे सबसे अच्छे सैनिक छिप जाएंगे और बाकी पूरी आर्मी ऐसा दिखावा करेगी कि हम हार मान के वापस जा रहे हैं। देन वो घोड़ा हम ट्रॉय की दीवारों के बाहर छोड़ देंगे जैसे वो भगवान के लिए एक तोहफा हो, एक गिफ्ट हो। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ट्रॉय के लोगों ने सोचा कि दुश्मन हार के चला गया और ये बड़ा घोड़ा एक जीत का निशान है। वो घोड़े को खुशी खुशी अपने शहर के अंदर ले गए, पार्टी की, खुशियां मनाई
और रात को जब पूरा शहर सो रहा था तो घोड़े के अंदर छुपे हुए सैनिक बाहर निकले, शहर का दरवाजा खोल दिए और बाहर छुपी हुई पूरी ग्रीक आर्मी अंदर आ गई। उस रात ट्रॉय शहर पूरी तरह तबाह हो गया और इसी तबाही में ग्रीक लोगों ने कुछ ऐसी गलतियां की, मतलब कुछ मंदिरों का अपमान किया, जिससे कई भगवान नाराज हो गए और यही नाराजगी आगे चल के बहुत सारे ग्रीक योद्धाओं की घर वापसी को मुश्किल बना देती है। मतलब ओडिशियस के लिए भी सेम चीज हुआ, जो कि हम आगे देखेंगे ही। तो अब वॉर खत्म, अब बस घर जाना है और यहीं से दोस्तों असली ओडिसी शुरू होती है। अब यहाँ पे अगर आप वीडियो छोड़ के मूवी देखने जाओगे तो काफी चीजें आपको आराम से समझ में आएगी, लेकिन चलिए हम थोड़ा सा ओडिसी पे भी बात कर लेते हैं। तो होमर की पोएम डायरेक्टली शुरू से स्टार्ट नहीं होती। एंशिएंट एपिक स्टाइल को फॉलो करते हुए ये इन मेडिया रेस यानी कि इन द मिडल ऑफ थिंग्स शुरू होती है। ट्रोजन वॉर खत्म हुए 10 साल हो चुके हैं और ओडिशियस अभी तक इथाका वापस नहीं आया है। पोएम को ट्रेडिशनली 24 स्क्रोल्स या बुक्स में डिवाइड किया गया है, जिसे हम 3 मेजर नैरेटिव आर्क्स में समझ सकते हैं और ये आर्क हैं टेलीमैकी, द वॉन्डरिंग्स और द रिटर्न। पहला पार्ट है द टेलीमैकी यानी कि द स्ट्रगल ऑफ द सन। इथाका जो ओडिशियस का किंगडम है, वहाँ हालत बहुत ही क्रिटिकली खराब है। ओडिशियस की पत्नी पेनेलोपे और उसका यंग बेटा टेलीमैकस कंप्लीटली पावरलेस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पूरे 20 साल हो चुके हैं। 10 साल वॉर का और 10 साल ओडिशियस को वापस आने में लग गए थे, दोनों जोड़ दो तो 20 साल हो गए और इसलिए सबको लगता है कि ओडिशियस समुद्र में खत्म हो चुका है। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं आसपास के आइलैंड के नोबल फैमिलीज के लगभग 108 सूटर्स। ओडिशियस के पैलेस में जबरदस्ती आकर वो अपना डेरा जमा चुके हैं और ये सूटर्स लगातार पेनेलोपे पर इमेंस प्रेशर डाल रहे हैं कि वो उनमें से किसी एक से शादी कर ले ताकि इथाका का नया राजा बन सके। ये सूटर्स प्योर रॉयल हाउस होल्ड का राशन खा रहे हैं, वाइन पी रहे हैं और जेनिया के सेक्रेड रूल्स का ब्रूटल वायलेशन कर रहे हैं। इनका मेन रिंग लीडर एंटिनियस नाम का एक बहुत ही एरोगेंट, मैनिपुलेटिव और क्रूअल आदमी है। पेनेलोपे अपने हस्बैंड की तरह बहुत कनिंग और स्मार्ट है। वो सीधे मना करने के बजाय एक धोखा वाला प्लान बनाती है। वो सूटर से एक प्रॉमिस करती है कि जब वो अपने फादर इन लॉ के लिए एक फ्यूनरल श्राउड यानी कि कफन को बुन लेगी, तब वो उनमें से एक नया पति चुन लेगी। हर दिन वो एक बड़े लूम पे उस श्राउड को बुनती है और हर रात चुपचाप उसे उधेड़ देती है। ऐसे वो श्राउड कभी कंप्लीट ही नहीं होती। ये ब्रिलियंट स्टॉलिंग ट्रिक 3 साल तक लगातार चलती है, जब तक कि उसकी एक धोखेबाज मेड उसकी चुगली नहीं कर देती। ऊपर आसमान में माउंट ओलंपस पर गॉड्स की एक सीरियस असेंबली होती है। ज़्यूस ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे मॉडल्स हमेशा अपनी खुद की बेवकूफी और गलत डिसीजंस के लिए गॉड को ब्लेम करते हैं। ज़्यूस एग्जांपल देते हैं एगमेम्नॉन के कत्ल का, जिसे उसकी पत्नी क्लाइटेमनेस्ट्रा और उसके लवर अगिस्थियस ने धोखे से मार दिया था, जिसके बाद एगमेम्नॉन के बेटे ओरेस्टेस ने रिवेंज लिया। गॉडेस अथीना जो विजडम और स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर की देवी हैं, वो शुरू से ही ओडेशियस की सबसे बड़ी सपोर्टर हैं, क्योंकि वो उसकी इंटेलिजेंस को एडमायर करती हैं। वो ज़ियस को पैशनेटली कन्विंस करती हैं कि अब ओडेशियस ने बहुत सफर कर लिया है और उसको घर वापस आने देना चाहिए। ज़ियस के अग्री करने पर अथीना भेष बदलकर यानी कि मेंटोर या मेंटेस के डिस्गाइज में इथाका आती है और यंग प्रिंस टेलीमैकस को हिम्मत और आग देती है। उसे एडवाइस करती हैं कि वो अपने घर से बाहर निकले, ग्रोन अप बने और अपने पिता की खबर ढूंढने के लिए एक शिप लेके निकले। टेलीमैकस जो अब तक हेल्पलेस बच्चा था, वो अब एक्शन लेता है। वो पाइलोस में किंग नेस्टर और स्पार्टा में किंग मेनेलोस के पास जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पिता ओडेसियस जिंदा हैं और एक आइलैंड पर एक निम्फ कैलिप्सो के यहाँ कैद हैं। इसी दौरान इथाका में एंटिनस और बाकी सूटर्स टेलीमैकस को समुद्र में ही एम्बुश करके मारने का प्लॉट बनाते हैं ताकि थ्रोन का अकेला आयर खत्म हो जाए। तो ये तो कहानी चल रही है इथाका की। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे, जो कि है द वॉन्डरिंग्स। यहाँ एपिक का फोकस फाइनली हीरो ओडेसियस पे शिफ्ट होता है। वो ओगिजिया नाम के आइलैंड पे पिछले 7 साल से फंसा हुआ है। एक खूबसूरत निम्फ यानी कि इमॉर्टल गॉडेस कैलिप्सो उसके प्यार में पूरी तरह पागल है और उसने ओडेशियस को प्रैक्टिकली अपना सेक्स स्लेव बनाकर रखा है। हालांकि कैलिप्सो उसे इमॉर्टैलिटी ऑफर करती है, जिसे पाने के लिए कोई भी मॉर्टल कुछ भी कर देगा, लेकिन ओडेशियस का नोस्टोस इतना स्ट्रांग है कि वो रोज बीच पे अकेले बैठकर अपने घर, अपनी पत्नी और अपने बेटे के लिए आंसू बहाता है। फाइनली जीएस मैसेंजर गॉड अर्मेस को ऑग्जिया भेजता है और कैलिप्सो को डायरेक्ट ऑर्डर देता है कि वो ओडेसियस को जाने दे। ओडेसियस अपने हाथों से एक छोटी सी वुडन बोट बनाता है और निकल पड़ता है, लेकिन सी गॉड पोसाइडन जो अभी भी ओडेसियस से सख्त नफरत करता है, जिसका कारण एक और कहानी है जिसमें उसका बेटा अंधा हो गया था, उस पर कभी और बात करेंगे। पॉइंट यह है कि पोसाइडन यहाँ ओडेसियस को देख लेता है। पोसाइडन अपना ट्राइडेंट घुमाकर एक भयानक तूफान भेजता है और ओडेसियस की बोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। गॉडेस अथीना और एक सी निम्फ इनो की मदद से ओडेसियस तैरकर मरते मरते सेखिरिया आइलैंड के किनारे पे पहुंचता है, जो फेशियंस नाम की एक रिच और मैजिकल सिविलाइजेशन का घर है। अब अगेन वीडियो के बीच में मैं कह दूं कि अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो माफ करना, बहुत ही अजीब नाम है, मेरे को नहीं पता, मैंने बस पढ़ा है। एनीवेज, तो फेशियंस के लोग जेनिया का एब्सोल्यूट परफेक्ट एग्जांपल सेट करते हैं। प्रिंसेस नौसिका जो अपनी मेड्स के साथ वहां खेल रही होती हैं, वो ओडेसियस को बुशेस के पीछे से नंगा और मिट्टी में सना हुआ देखती हैं। बड़ी डेलिकेसी और ग्रेस के साथ वो इस ऑकवर्ड सिचुएशन को हैंडल करती है और उसे सफाई के लिए कपड़े देकर अपने
सिटी ले जाती है। किंग एल्सिनियस और क्वीन अरेटा उसका एक हीरो की तरह स्वागत करते हैं। वहां एक मैसिव फीस्ट के दौरान जब उनका ब्लाइंड बार्ड डेमोडोकस ट्रोजन वॉर का एक सैड गाना गाता है तो ओडेशियस अपने दोस्तों को याद करके रोने लगता है। जब एल्सिनोस उसकी असली आइडेंटिटी पूछता है तब ओडेशियस आखिरकार अपना नाम बताता है और उन्हें अपनी फेमस बैक स्टोरी सुनाता है कि ट्रॉय के डिस्ट्रक्शन के बाद उसके और उसके 12 शिप्स के फ्लीट के साथ क्या क्या हुआ। और यहाँ से हम चलते हैं द ग्रेट फ्लैशबैक के अंदर। वो जो 10 ईयर की जर्नी रही है वो कैसी थी। तो ट्रॉय जीतने के बाद ओडेशियस की आर्मी ने इस मैरस शहर पे हमला किया जहां उन्होंने प्लंडर और लूटपाट की। उनके ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उन्होंने जल्दी रिट्रीट नहीं किया, जिसके रिजल्ट में उनके काफी लोग वहां के लोकल्स द्वारा खत्म कर दिए गए। इसके बाद उनका फ्लीट हवा के डायरेक्शन से भटक जाता है और शुरू होता है मॉन्स्टर्स और मैजिक का लंबा खेल। तो सबसे पहले बात करते हैं द लोटस ईटर्स की। तूफान उन्हें एक ऐसी अजीब जगह ले जाता है जहां के लोग लोटस फ्लावर खाते हैं। ये फ्लावर एक खतरनाक नशा है, नारकोटिक टाइप का है। जो भी इसे खाता है वो अपना घर, अपनी मेमोरी और अपना नोस्तो सब भूल जाता है और बस वहीं रुक जाना चाहता है। ओडेसियस अपने अफेक्टेड लोगों को जबरदस्ती घसीट करके शिप्स पे वापस लाता है और उन्हें बांध देता है। ये सीन डायरेक्टली दिखाता है कि इग्नोरेंस और लग्जरी का टेम्पटेशन सर्वाइवल के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। देन आता है पोलीफेमस द साइक्लॉप्स। ये पूरे एपिक का सबसे आइकॉनिक और टेरिफाइंग इनकाउंटर है। ओडेशियस और उसके बेस्ट आदमी खाने की तलाश में एक जायंट केव में फंस जाते हैं जो पोलीफेमस नाम के एक आंख वाले राक्षस यानी साइक्लॉप्स की होती है। पोलीफेमस जेनिया के रूल को पूरी तरह स्प्लिट करता है। ओडेशियस के दोस्तों को पत्थर पे पटक पटक के कच्चा चबाकर खा जाता है। यहाँ ओडेशियस अपनी मेटिस यानी दिमाग का अल्टीमेट यूज करता है। वो साइक्लॉप्स को अपनी शिप से लाई हुई बहुत स्ट्रॉन्ग हेवी वाइन पिलाता है और जब नशे में धुत साइक्लॉप्स उसका नाम पूछता है तो ओडेशियस कहता है कि उसका नाम है आउटिस, मतलब ग्रीक में आउटिस है, इंग्लिश में कहे तो नोबडी। जी हाँ, नाम अपना नोबडी बताया। अब जब साइक्लॉप्स सो जाता है तो ओडेशियस और उसके आदमी एक बड़ी सी गर्म ऑलिव लकड़ी को उसके इकलौते आंख में घुसेड़ देते हैं जिससे वो अंधा हो गया। दर्द से तड़पता हुआ साइक्लॉप्स जब अपनी पड़ोसी साइक्लॉप्स को मदद के लिए पुकारता है तो वो क्या चिल्लाएगा? वो चिल्लाता है नोबडी इज हर्टिंग मी, नोबडी इज किलिंग मी। तो बाकी सब सोचते हैं कि उसे गॉड्स ने बीमार किया है और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह ओडेशियस और उसके बचे हुए लोग साइक्लॉप्स की शीप के पेट के नीचे लटक कर केव से बच निकलते हैं। लेकिन यहाँ ओडेशियस से उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। शिप पर सेफ पहुंचने के बाद अपने ह्यूब्रिस यानी कि एरोगेंस में वो चिल्लाता है कि अगर कोई पूछे कि तेरी आंख किसने फोड़ी तो कहना इथाका के राजा ओडेशियस ने। नाउ पोलीफेमस एक्चुअली पोसाइडन यानी कि गॉड ऑफ सी का बेटा होता है और वो अपने पिता से प्रार्थना करता है कि ओडेशियस को कर्स किया जाए। याद है मैंने कहा था कि इस बात को अपन डिस्कस करेंगे कि किसका आंख मतलब अंधा किया गया था। चलो डिस्कस हो गया वो, और ये इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से पोसाइडन डायरेक्टली ओडेशियस का दुश्मन बन जाता है और ओडेशियस का सफर इतना ब्रूटल और लंबा हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एलोस एंड द बैग ऑफ विंड्स। तो कहानी में आगे बढ़ते हुए ओडेशियस एक फ्लोटिंग आइलैंड पे पहुंचता है जहां विंड गॉड एलोस उसको एक लेदर का बैग देते हैं जिसमें सारी खतरनाक तूफानी विंड्स टाइटली बंद होती हैं। वो सिर्फ उस हवा को बाहर छोड़ता है जो डायरेक्टली इथाका उसे ले जाएगी। ये सफर इतना स्मूथ होता है कि इथाका बिल्कुल पास आ जाता है और किनारे पे आग जलती हुई दिखने लगती है। लेकिन एग्जैक्टली उसी वक्त जब ओडेशियस थक कर सो जाता है तो उसके क्रू के जो आदमी थे ना वो लालच में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक बैग में इतना पावर था तो बाकी में तो गोल्ड, सिल्वर और पता नहीं क्या क्या छुपा होगा। वो चुपचाप बैग खोल देते हैं और अचानक रिलीज हुई हवाएं उन्हें वापस उड़ाकर एलोस के आइलैंड पे ही फेंक देती है। एलोस समझ जाता है कि ये लोग कर्स्ड है और दोबारा मदद करने से मना कर देता है। नाउ द नेक्स्ट इज द लैस्ट्रिगोनियंस। पता नहीं सही बोल रहा हूं कि नहीं, ऐसा ही कुछ नाम है। ये लोग ब्लड थर्स्टी कैनिबल्स होते हैं जो आसमान से बड़े पत्थर फेंककर ओडेशियस की पूरी फ्लीट को तबाह कर देते हैं। 12 शिप्स में से सिर्फ ओडेशियस की एक अकेली शिप और उसका छोटा सा क्रू जिंदा बचता है। फिर आती है सरके द सॉर्सरेस। बचे हुए इकलौते शिप एक आईए करके कुछ आइलैंड है उस पर पहुंचती है जहां एक बेहद खूबसूरत जादूगरनी सरके रहती है। वो ओडेशियस के आधे लोगों को फीस्ट पे बुलाती है और अपने मैजिक पोशन को खाने में मिलाकर सबको कंप्लीटली सुअर यानी कि पिग्स में बदल देती है। जब ओडेशियस उन्हें बचाने जाता है तब गॉड अर्मिस रास्ते में उसकी मदद करता है और उसे एक मैजिकल अर्ब जिसे मॉली कहते हैं वो देता है जो उसे सरके के मैजिक से प्रोटेक्ट करता है। ओडेशियस सरके के स्पेल को रेजिस्ट करता है और उस पर तलवार तान देता है। सरके हार मानकर उसके बेड पे उसके साथ स्लीप करने को अग्री करती है और उन सभी को वापस इंसान बना देती है। लेकिन यहाँ ओडेशियस का डिटर्मिनेशन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो एक पूरे साल तक सरके के आइलैंड पे लग्जरी में रहता है। आखिरकार उसके एग्जॉस्टेड क्रू मेंबर्स उसे उसके नोस्टोस की याद दिलाते हैं। फिर आता है द अंडरवर्ल्ड जहां हम हेडेस या फिर नेकिया से मिलेंगे। तो हाँ, सरके उसे जाने देती है पर वार्न करती है कि आगे का रास्ता जाने के लिए उसे मुर्दों के लोग यानी अंडरवर्ल्ड जाना पड़ेगा और डेड प्रॉफिट टेरेसियस की रूह से बात करनी होगी। द अंडरवर्ल्ड सीक्वेंस बहुत डीप, डार्क और इमोशनल है। खून की कुर्बानी देकर ओडेशियस कई लोगों की रूहों से मिलता है। नाउ टेरेसियस या टेरेसियस, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन पूरी वीडियो में मेरी अजीब होगी, माफ करना उस बात के लिए। जो भी हो, ये जो है वो एक ब्लाइंड प्रॉफिट है जो कि ओडेशियस को आगे के डेंजर्स के बारे में स्पेसिफिकली वार्न करता है
स्पेशली सन गॉड हीलियोस की सेक्रेड कैटल को किसी भी कीमत पे ना खाने की वार्निंग देता है। अब जर्नी में ओडेशियस अपनी माँ की रूह को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जब वो ट्रॉय गया था तब वो बिल्कुल ठीक थी। उसकी माँ बताती है कि वो उसके लंबे इंतजार के ग्रीफ में, सदमे में खत्म हो गई। ओडेशियस रोने लगता है और 3 बार अपनी माँ को गले लगाने की कोशिश करता है, पर वो सिर्फ एक ठंडा धुआं बनकर उसके हाथों से फिसल जाती है। नाउ एगमेमोन, उसका पुराना कमांडर, बताता है कि कैसे घर आने पर उसकी पत्नी क्लाइटेमनेस्ट्रा ने उसे धोखे से मरवा दिया, और ओडेशियस को वार्न करता है कि औरतों पे पूरा भरोसा ना करे और चुपचाप इथाका में एंटर करे। फिर अखिलीस की भी बात कर लेते हैं, द ग्रेटेस्ट ग्रीक हीरो जिसने ग्लोरी के लिए शॉर्ट लाइफ चुनी थी। वो अब पछताता है। वो बताता है कि डेड वर्ल्ड में किंग होने से लाख गुना बेहतर है कि जिंदा दुनिया में किसी गरीब इंसान का नौकर हुआ जाए। ये प्योर ग्रीक क्लियोस ग्लोरी के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को वायलेंटली चैलेंज करता है। देन ओडेशियस एल्पेनोर से भी मिलता है, एक क्रू मेंबर जो सरके के रूफ से गिरकर नशे में एक्सीडेंटली खत्म हो गया था, और वो उनसे प्रॉपर बरियल मांगता है ताकि उसकी रूह को शांति मिले। ध्यान रहे, ये सारी रूह से वो मिल रहा है। एनीवेज, तो अंडरवर्ल्ड से वापस आकर आगे बढ़ते हुए वो साइरेंस के पास से गुजरता है। साइरेंस ऐसी अजीब खूबसूरत क्रीचर्स हैं जो इतना मधुर और हिप्नोटिक गाना गाती हैं कि सेलर्स उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं और अपनी शिप्स चट्टानों में मारकर खत्म हो जाते हैं। ओडेशियस अपने क्रू के कानों में बीज वैक्स होता है ना, हेवी मोम, वो ऐसा कुछ भर देता है ताकि वो कुछ सुन न सके, और खुद को वो शिप के मेन मास्ट से टाइट बांध लेता है ताकि वो दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल गाना सुनकर कूद न सके। अब आगे एक नैरो स्ट्रेट आती है जहां एक इम्पॉसिबल चॉइस थी। एक तरफ चैरिब्डिस थी, एक मॉन्स्ट्रस मैसिव वर्लपुल जो पूरी की पूरी शिप को पानी के अंदर निगल सकती थी। दूसरी तरफ सिकला थी, एक केव में रहने वाली 6 सिर वाली भयानक मॉन्स्टर। ओडेशियस को एज ए हार्श लीडर डिसाइड करना पड़ता है कि क्या वो रिस्क लेकर सबको मार दे या एग्जैक्टली 6 लोगों की गारंटी कुर्बानी देकर शिप और बाकी लोगों को बचा ले। मतलब वर्लपुल में जाके तो सब मरेंगे, या फिर उसके पास जाओ 6 मुंह वाली के पास। ओडेशियस यहाँ प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है। वो सिकला के रास्ते जाता है और अपने 6 दोस्तों को मॉन्स्टर द्वारा हवा में जिंदा खाते हुए देखता है। आखिर में वो द थ्रेनेशिया आइलैंड पे पहुंचता है। हवा उनके खिलाफ होती है और वो वहां महीनों तक फंस जाते हैं। एक दिन जब ओडेशियस प्रार्थना करने गया होता है तो भूख से तड़पते हुए उसके डेस्परेट क्रू मेंबर्स उसकी स्ट्रिक्ट वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और सन गॉड हीलियोस की सेक्रेड गाय वगैरह जो थी कैटल्स, उसको मार के खा जाते हैं। होगा क्या? वेल, इस क्राइम की इमीडिएट सजा मिलती है। जैसे ही वो शिप लेकर निकलते हैं, ज़्यूस उनकी शिप पे एक मैसिव लाइटनिंग बोल्ट गिराता है। इसमें पूरा क्रू मारा जाता है। सिर्फ ओडेशियस अकेला बचता है क्योंकि उसने ये खाया नहीं था, और वो ब्रोकन शिप के टुकड़ों पर तैरते हुए कैलिप्सो के आइलैंड पे पहुंचता है और यहाँ वो आने वाले 7 साल तक फंसा रहता है। और यहीं आके दोस्तों फिएशियंस को सुनाया हुआ जो एपिक फ्लैशबैक होता है वो कहीं ना कहीं खत्म होता है। फिएशियंस की रॉयल फैमिली इस डार्क ट्रैजिक स्टोरी से इतनी डीपली प्रभावित होती है कि वो ओडेशियस को एक एन्चेंटेड शिप, बहुत सारा गोल्ड और सेफ पैसेज देकर आखिरकार उसे सोते हुए उसके घर इथाका के किनारे पर छोड़ आते हैं। और यहाँ से शुरू होता है पार्ट 3, यानी कि द रिटर्न एंड रिवेंज। इथाका के मिस्टी शोर्स पे उतरते ही गॉडेस अथीना वापस ओडेशियस को मिलती है और उसको स्ट्रांगली एडवाइस करती है कि सीधे अपने पैलेस मत जाना। अगर वो रॉयल तरीके से जाएगा तो सूटर्स अगमेम्नोन की तरह उसे एम्बुश करके खत्म कर देंगे। अथीना अपनी मैजिक से ओडेशियस को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करके एक बूढ़ा, गंदा और गरीब भिखारी का डिस्गाइज दे देती है। सबसे पहले ओडेशियस अपने बहुत ही लॉयल गरीब स्वाइन हर्ड यानी कि सुअर चराने वाले यूमियस के माउंटेन झोपड़ी में जाता है। यूमियस उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, पर जेनिया का स्ट्रिक्ट पालन करते हुए इस भिखारी को प्रॉपर खाना और शेल्टर देता है। यहाँ पर अथीना के अरेंज सीक्वेंस में ओडेशियस अपने बेटे टेलीमैकस से मिलता है जो पाइलोस से वापस आता है और सूटर्स के एम्बुश से केयरफुली बच निकलता है। जब दोनों अकेले होते हैं तो ओडेशियस अपना रूप वापस लेता है और बाप और बेटे का रियूनियन इतना इमोशनल होता है कि दोनों रोने लगते हैं। दोनों मिलकर उन 108 सूटर्स को सिस्टमैटिकली मारने का मास्टर प्लान बनाते हैं। जब ओडेशियस अगले दिन भिखारी के रूप में अपने ही ग्रैंड पैलेस में घुसता है तो एक बहुत बड़ा हार्ट रेंचिंग सीन अनफोल्ड होता है। उसका पुराना फेथफुल कुत्ता आर्गोस, जिसे उसने पप के रूप में छोड़ा था, जो बूढ़ा, बीमार और टिक इन्फेस्टेड और कचरे पे पड़ा है, वो अपने मालिक के सेंट को 20 साल बाद रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो खुशी से अपने पूंछ हिलाता है और कान खड़े करता है, पर ओडेशियस अपना डिस्गाइज बचाने के लिए उसे ऑफिशियली ग्रीट नहीं कर सकता और चुपचाप अपना चेहरा घुमाकर आंसू बहा लेता है। आर्गोस अपने मास्टर को एक आखिरी बार देखकर शांति से प्रण त्याग देता है। नाउ पैलेस के मेन हॉल में सूटर्स ओडेशियस को हर तरह से वायलेंटली टॉन्ट और अब्यूज करते हैं। एंटिनियस, उनका एरोगेंट लीडर, एक हेवी स्टूल उठाकर ओडेशियस की बैक पे मारता है, पर ओडेशियस अपनी मेटिस यानी पेशेंस और कंट्रोल का यूज करता है और वो रिएक्ट नहीं करता, बस परफेक्ट टाइमिंग का वेट करता है। रात के वक्त ओडेशियस की पुरानी नर्स, यूरिसिलिया नाम है शायद, तो जब एज ए कस्टम इस भिखारी के पैर धो रही होती है तो वो उसके पैरों पर एक पुराना हंटिंग स्कार देखती है। ये बोर्ड को हंट करते वक्त शायद ओडेशियस को लगी थी और वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर जाती है कि ये तो ओडेशियस है। ओडेशियस अग्रेसिवली उसका गला पकड़ के उसे कसम देकर चुप करवा देता है। नाउ पेनेलोपी इनडायरेक्टली अथीना के इन्फ्लुएंस में अनाउंस करती है कि जो भी आदमी ओडेशियस के पुराने मैसिव ब्लो पे स्ट्रिंग चढ़ाएगा और 12 लाइंड अप कुल्हाड़ियों के रिंग्स के बीच से फ्लॉलेसली एक तीर निकालेगा,
वो उसी आदमी से शादी करेगी। सारे फिजिकली फिट शूटर स्ट्रिंग चढ़ाने में कंप्लीटली फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इतना स्टिफ है कि किसी से हिलता भी नहीं। आखिर में डर्टी भिखारी के रूप में ओडिशियस आगे आता है और शूटर्स उसका मजाक उड़ाते हैं, पर ओडिशियस बड़ी आसानी से बिना किसी एफर्ट के बो स्ट्रिंग करता है और तीर शूट करके 12 एक्सेस के पार कर देता है। इससे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे ओडिशियस अपने पुराने कपड़े फेंक कर अपना डिवाइन टेरिफाइंग रूप धारण करता है। वो सबसे पहले डेडली तीर विलन एंटिनियस के गले में मारता है, ठीक उस वक्त जब वो वाइन का कप पी रहा होता है। फिर शुरू होता है एपिक लिटरेचर का सबसे फेमस और ब्रूटल खून खराबा। ओडिशियस, टेलेमाकस, ह्यूमियस और लोयल जो काउहर्ड था, वो सब मिलकर अथीना की आशीर्वाद से और सारे डोर्स को लॉक करके उन सभी शूटर्स को मर्सिलेसली खत्म कर देते हैं। होमर की पोएम में यहाँ एक बहुत ही डार्क और अनसेटलिंग आफ्टरमाथ भी है। टेलेमाकस उन 12 डिसलॉयल फीमेल स्लेव्स को सिस्टमैटिकली खत्म कर देता है, लटका के, समझ जाओ, जिन्होंने शूटर्स के साथ स्लीप किया था और फैमिली को बिट्रे किया था। देन धोखेबाज गोट हर्ड मिलेंथियस को ब्रूटल फिजिकल तरीके से टॉर्चर करके खत्म किया जाता है। घर क्लीन होने के बाद ओडिशियस अपनी वाइफ पेनेलोपे के पास जाता है, लेकिन पेनेलोपे अभी भी कन्विंस नहीं होती कि ये इंसान मैजिकली असली ओडिशियस है या नहीं। वो प्लेफुली अपने नौकर से कहती है कि ओडिशियस के लिए रॉयल बेड कमरे से बाहर निकाल दो ताकि ये सो सके। ये सुनते ओडिशियस गुस्से में फट पड़ता है। वो एक्यूरेटली डिटेल में बताता है कि उसने अपना मास्टर बेड एक जिंदा जड़ों वाला ऑलिव ट्री की रूट्स और ट्रंक्स को काट कर डिजाइन किया था और पूरा रॉयल बेडरूम उस ट्री के आला द्वारा बनाया था, इसलिए उस बेड को कोई दुनिया का इंसान हिला ही नहीं सकता। ये इंटीमेट सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ पेनेलोपे और ओडिशियस को पता था। इस डिटेल्ड आउटबर्स्ट से कॉन्फिडेंटली प्रूव हो जाता है कि ये असली ओडिशियस है। दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक मैसिव इमोशनल रियूनियन कंप्लीट होता है। अब अगली सुबह मरे हुए शूटर्स के नोबल रिश्तेदार और जो लोग भी थे आसपास के, वो लोग रिवेंज लेने आते हैं और एक सिविल वॉर स्टार्ट होने वाली होती है। ओडिशियस के बूढ़े पिता उनसे लड़ने निकलते हैं, लेकिन तभी गॉड यानी कि जियस और अथीना इंटरवीन करते हैं और एक थंडरबोल्ट थ्रो करते हैं और परमानेंटली पीस एंड एमनीशिया रिस्टोर कर देते हैं। और इसी पॉइंट पे जो ओडिसी है वो क्लोज होती है। तो शायद यही कहानी आप थिएटर में देखने वाले हो। 17 जुलाई को मूवी ऑलरेडी आ चुकी है, शायद अब तक आपने देख भी लिया होगा। लेकिन नोलन की जो फिल्म है वो ट्रेडिशनल माइथोलॉजिकल फैंटेसी को डिस्कार्ड करके स्टोरी को एक डार्क, एटमॉस्फेरिक और साइकोलॉजिकल मास्टरपीस में बदल देती है। फिल्म का स्केल अनबिलीवेबल था और आप सब जानते ही होंगे कि ये पहली फिल्म बनी जो कि प्योरली पूरी तरह आईमैक्स पे शूट हुई थी। वो इंडिया वाला नकली आईमैक्स नहीं, 70 mm वाली फिल्म की बात कर रहा हूं मैं। सिनेमा एग्जीक्यूटिव्स के अकॉर्डिंग द ओडिसी ने समर बॉक्स ऑफिस को कंप्लीटली रिवाइव कर दिया है। अब नोलान ने इस एपिक पोएम को एक पोस्ट वॉर डिल्यूजन और जनरेशनल पेन ऑफ PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। होमर की ओरिजिनल कहानी में ओडिशियस एक खुशमिजाज, चालाक, मुस्कुराता हुआ ट्रिकस्टर है जो अपनी होशियारी पे गर्व करता है। पर नोलान की फिल्म में ओडिशियस एक टूटा हुआ, अपने गिल्ट में डूबता हुआ, अपने किए पर पछताता हुआ इंसान है। नोलान की पूरी फिल्म उस गिल्ट के इर्द गिर्द घूमती है जो ओडिशियस को ट्रोजन हॉर्स और ट्रॉय की तबाही के लिए महसूस होता है। जहां होमर स्ट्रिक को एक जीत की तरह दिखाते हैं, वहीं नोलन इसे एक पाप की तरह दिखाते हैं। ये जो थीम है, यही एग्जैक्टली इस फिल्म का सबसे बड़ा बदलाव है। फिल्म सीरियस है, ना कि फनी, जो कि यूजुअली लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरा बड़ा बदलाव भगवानों के बारे में है। ओरिजिनल कहानी में भगवान हर जगह है। अथीना मदद करती है, पोसाइडन दुश्मनी करता है, जियोस फैसले करते हैं। और नोलान की फिल्म में भगवान लगभग गायब ही हैं। पूरी तरह से नहीं, अथीना दिखती हैं बट मोस्टली गायब हैं। और फिल्म के आखिर में एक बहुत चौंका देने वाला ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि जेंडेया, जिसे अथीना की तरह दिखाया गया है, वो असल में कोई देवी है ही नहीं। वो असल में एक ट्रोजन लड़की की आत्मा है जिसे ट्रॉय की तबाही के वक्त ओडिशियस के साथियों ने मार दिया था। यानी वो अथीना असल में ओडिशियस के अपने गिल्ट का, अपने पछतावे का एक मैनिफेस्टेशन था, कोई सच्ची देवी नहीं थी। ये एकदम नोलन स्टाइल ट्विस्ट है, जैसे उनकी बाकी फिल्मों में होता है। तीसरा बदलाव बहुत इंटरेस्टिंग है। नोलन ने इस कहानी को हिस्ट्री से जोड़ा है। फिल्म में बार बार सी पीपल्स यानी समुद्र से आने वाले लुटेरों का जिक्र होता है, जो असल हिस्ट्री में उस जमाने की एक बड़ी सभ्यता के पतन यानी सिविलाइजेशन के बर्बाद होने से जुड़े थे। और फिल्म का ट्विस्ट यह है कि ओडिशियस को एहसास होता है कि वो और उसके लोग ही असल में वो सी पीपल हैं, जिन्होंने ट्रॉय को तबाह करके उस पवित्र नियम जेनिया को तोड़ के पूरी दुनिया को इस बर्बादी की तरफ धकेल दिया। ये एक बहुत गहरा आइडिया है जो ओरिजिनल कहानी में नहीं था। और चौथा बड़ा बदलाव, जो शायद सबसे बड़ा है, वो है फिल्म का अंत। ओरिजिनल कहानी में ओडिशियस अपना सब कुछ वापस पा लेता है और इथाका में शांति आ जाती है। हैप्पी एंडिंग, राइट? और नोलन की फिल्म में सब कुछ वापस पा लेने के बाद भी ओडिशियस शांति से नहीं बैठता। वो अपने खत्म हुए साथियों के गम में अपनी पत्नी पेनेलोपी के साथ अपना घर छोड़ के पश्चिम की तरफ एक एग्जाइल, एक देश निकाला में निकल जाता है। वो अपना राज्य अपने बेटे टेलेमाकस को दे देता है और फिल्म ये क्लियर नहीं करता कि ये सफर सच में है
या ये मौत की तरफ एक इशारा है। अब कुछ छोटे छोटे बदलाव भी बता देता हूं जो आपको फिल्म देखते वक्त दिखेंगे। फिल्म में ओडेशियस के पिता को पूरी तरह हटा दिया गया है। वो जादुई मोली थी ना, बूटी, और अर्मेस भगवान वाला हिस्सा भी हटा दिया गया है। फिल्म में ओडेशियस खुद अपनी अकल से सिरके को हराता है। साइक्लॉप्स वाले सीन में नोलन ने वो शराब और नोबडी वाली चाल हटा दी है। उसी जगह साथ ही घास अपनी पीठ पे बांध के बचते हैं। और ओरिजिनल में जहां ओडेशियस सिरके और कैलिप्सो दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं, वहीं नोलान की फिल्म में उसे अपनी पत्नी पेनेलोपे के प्रति ज्यादा वफादार दिखाया गया है। और जहां ओरिजिनल कहानी में 12 बेईमान दासियों को सजा दी जाती है, वहीं फिल्म में इसे कम करके सिर्फ एक दासी तक सीमित कर दिया गया है। अब शुरू में इंटरनेट पे इस बात को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि लुपिता न्योंगो हेलेन का रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि होमर ने हेलेन को व्हाइट आर्म्ड डिस्क्राइब किया था। क्रिटिक्स इसको फोर्स्ड वोकनेस बोल रहे हैं, लेकिन स्कॉलर्स ने इस कास्टिंग को डिफेंड किया और कहा है कि पुरानी माइथोलॉजिकल स्टोरीज को नए तरीके से रीइमेजिन करना चाहिए। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। देन कुछ लोगों ने टॉम हॉलैंड के मॉडर्न डायलॉग्स पर भी कंप्लेन किया, जैसे उसका ये बोलना कि माय डैड इज कमिंग होम। तो हाँ, इस पे भी आप बताइएगा आपका क्या कहना है। जो भी हो, होमर की आप ओडेसी ले ले या फिर क्रिस्टोफर नोलन की ये 2026 की मूवी, दोनों को एनालाइज करने के बाद एक ही प्रोफाउंड कंक्लूजन निकलता है, दैट इज कि ह्यूमैनिटी के कोर साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स लगभग 3000 साल बाद भी बिल्कुल चेंज नहीं हुए। जहां एक तरफ होमर का ओरिजिनल एंशिएंट टेक्स्ट डिवाइन लॉ, इंटेलिजेंस, जेनिया और अनशेकेबल लॉयल्टी की एक इमॉर्टल एंटरटेनिंग ओरल टेल है जिसे कैंप फायर्स के द्वारा सुनाया जाया गया है, वहीं दूसरी तरफ नोलान का 70 mm सिनेमैटिक वर्जन इन्हीं पुरानी माइथोलॉजिकल थीम्स को एक ग्रिटी कंटेम्पररी लेंस से पियर्स करता है। नोलान की फिल्म डीपली आर्ग्यू करती है कि असल राक्षस बाहर के समुद्र में रहने वाला साइक्लॉप्स या साइरेंस नहीं है। असल राक्षस एक मिलिट्री सोल्जर के अंदर का ट्रॉमा, गिल्ट और वॉर की सेंसलेस रियलिटी है जो उसे नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में एडजस्ट होने से रोकती है। तो यस, ये थी एक्सप्लेनेशन ऑफ ओडिसी स्टोरी। इस वीडियो को देखने के बाद आप फिल्म को और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे। इसके अलावा आपको फिल्म और पूरी कहानी में क्या क्या डिफरेंसेस लगी है वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।